स्क्वायर याद नहीं है प्राइम मिनिस्टर। ये वो भारत है जहां एक जज उठ करके ये कहता है अपने फैसले में, मोर प्रजनन आंसुओं से। ये वो भारत है जिसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन। वो भारत है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को क्लेम करती है, वो एक टेररिस्ट को न सिर्फ ये कि टिकट देती है बल्कि उसके साथ उसे जिताती भी। दुनिया के किसी देश में किसी पार्टी ने कहीं कभी मुझे नहीं मालूम कि किसी टेररिस्ट को टिकट दिया हो। ये वो भारत है जिस भारत के अंदर आगे आने वाली नस्लों को डार्विनिज्म नहीं पढ़ाया। ये वो भारत है जिसमें लगातार बच्चों को ये बताया जाएगा कि हमारे देश में ही कहीं किसी ने पाइथागोरन। तो ये भारत एक नया भारत। ये जो आज का टॉपिक है उस पर ज़्यादातर बातें कही जा चुकी हैं और बाद में बोलने की परेशानी ये होती है कि अब आपके लिए कुछ बचा है या नहीं बचा है, लेकिन आसानी ये होती है कि फिर आप कम ही बात करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। बहरहाल साइंटिस्ट होने के नाते थोड़ा सा वक्त ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि साइंस से यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो ज़्यादातर भागे हुए लोग होंगे शायद। लेकिन नज़्म बची है, किसी ने नहीं पढ़ा। ज़रूर। दोस्तों, 2014 के बाद का भारत वो भारत है जहाँ गणेश जी प्रमाण हैं हमारी पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी का। ये वो भारत है जहां A+B² याद नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। ये वो भारत है जहां एक जज उठ करके ये कहता है अपने फैसले में कि मोर प्रजनन आंसुओं से करता है। ये वो भारत है जिसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ये वो भारत है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने को क्लेम करती है वो एक टेररिस्ट को न सिर्फ ये कि टिकट देती है बल्कि उसके साथ उसे जिताती भी है। दुनिया के किसी देश में किसी पार्टी ने कहीं कभी मुझे नहीं मालूम कि किसी टेररिस्ट को टिकट दिया हो और जिताया। ये वो भारत है जिस भारत के अंदर आगे आने वाली नस्लों को डार्विनिज्म नहीं पढ़ाया जाएगा। ये वो भारत है जिसमें लगातार बच्चों को ये बताया जाएगा कि हमारे देश में ही कहीं किसी ने पाइथागोरन थ्योरम निकाली थी। तो ये भारत एक नया भारत है। ये एक ऐसा भारत है जिसकी हमने कोई कल्पना नहीं की थी। कुछ लोगों ने ज़रूर इस भारत का ख्वाब देखा था, लेकिन इस भारत को समझने के लिए हमें उस भारत की बात करनी पड़ेगी जो आज़ादी के फौरन बाद का भारत है। एक ऐसा भारत जो बिल्कुल टूटा फूटा, जख्मी और पूरी तरह से गरीब भारत था। एक ऐसा भारत जिसका खून चूस करके इंपीरियलिज्म उसे तड़पता छोड़ गया था। और तब लीडरशिप कह रही थी कि हम साइंटिफिक टेम्पर के आधार के ऊपर, साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर नए भारत का निर्माण करेंगे। ये बहुत अद्भुत बात है। पता नहीं आप में से कितनों ने इस बात को सोचा होगा कि उस वक्त की लीडरशिप ये किस बेसिस के ऊपर कह रही थी, क्यों कह पा रही थी कि आगे आने वाला वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर नई नस्लों के दिमागों को रोशन करेगा और इस देश को तरक्की की राह पर डालेगा। दोस्तों, ये इसलिए कह पा रहे थे, वो कहीं आसमान से नहीं टपके थे,
नेहरू हों, गांधी हों, पटेल हों, मौलाना आज़ाद हों, आप कोई नाम ले लीजिए, वो आसमान से टपके हुए लोग नहीं थे। और वो साइंटिस्ट भी नहीं थे, वो वैज्ञानिक हरगिज नहीं थे, वो पॉलिटिशियन थे और थ्रू एंड थ्रू पॉलिटिशियन थे। जिस आदमी ने साइंटिफिक टेम्पर हिंदुस्तान में बात की लगातार, उस आदमी ने कभी जिंदगी में हो रही है। हमारे बीच में सुहेल साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी हुई पूछताछ, लैपटॉप ले लिया गया, मोबाइल ले लिया गया। एक मनगढ़ंत कहानी पे एक फर्जी आरोप लगाकर, तो स्थिति यहाँ तक कैसे पहुँची, मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। और सबसे पहले मैं मंच पे और हमारे मित्रों का बहुत आभार, और मल्टिक्स और ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट का भी आभार कि उन्होंने बुलाया हम लोगों को और ये प्रोग्राम आयोजित किया। हमने सुना अभी शिवा जी को, अशोक जी को, वंदना जी को, और कुछ वहाँ से भी देंगे और कुछ अपनी बात रखेंगे। अभी अशोक जी बात कर रहे थे विकास की अवधारणा की, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं आऊँगा 2014 से 2023 तक हम पहुँचे और क्यों पहुँचे, कहाँ से पहुँचे। एक छोटा सा देश है आइसलैंड, बहुत खुशहाल देश, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट था वहाँ, पर्यावरण शुद्ध एकदम, क्राइम नहीं होता था, खुश लोग, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर। फिर वहाँ मल्टीनेशनल्स गए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज गई, IMF की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गई। अब उस देश में वो सब होता है जो यहाँ होता है, वो बर्बाद हो गया वो देश। तो कैसे किसी, और उसकी डॉक्यूमेंट्री आप सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको, तो कैसे किसी एक खुशहाल देश को बर्बाद किया जाए आर्थिक नीतियों के ज़रिए, उसका बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाया है एक किताब में, नाओमी क्लाइन की किताब में। और वो उस किताब में जो मैं अगर हैं द शॉक डॉक्ट्रिन, उस किताब में अगर आप पढ़ेंगे उसके शुरू के 15-20 सफ़े, तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि एग्जैक्टली 90 के दशक में भारत में यही हो रहा था और यही समाज बनाया जा रहा था, जिसमें कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और चिकनी सड़कें, मल्टी लेन सड़कें, और वो आपकी इंसानी संवेदना को किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं। मैं बहुत हाईवेज में चलता हूँ, अभी भी घूम कर आया हूँ कहीं कहीं से, और पहले भी चलता था। बड़ा अफसोस होता है वंदना जी, अभी चलते हैं तो सड़क का देश से जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब आपको दिल्ली से अगर आप बनारस तक बाई रोड जाएंगे या आजमगढ़ तक जाएंगे, आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, कढ़ाई पनीर ही मिलेगा। तो जो एक जगह के, कोई कहीं आप गए तो कहीं के समोसे अच्छे हैं, तो कहीं कचौरी अच्छी है, तो कहीं का कुछ और अच्छा है, कहीं की बिरयानी अच्छी है, वो कनेक्ट जो है, लोकल कनेक्ट उन सड़कों का ख़त्म हो गया। तो ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये हुआ। और इस विकास की अवधारणा ने बहुत कुछ हमारी संवेदनाओं को, हमारे एक नागरिक होने को ख़त्म किया है, प्रभावित किया है। और इस देश में इस वक्त जो सबसे बड़ी क्राइसिस है, जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने की है, उस क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे देश में लोगों ने अपने आप को नागरिक के तौर पर देखना बंद कर दिया है। भारत का संविधान, आपको अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो स्टेट को कह रहा है कि फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हैज टू बी इंश्योर्ड। ये इतनी बड़ी लाइन है प्रीएम्बल में
और आप सोचिए कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स और फाउंडिंग मदर्स थे वो क्या सोच रहे थे। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है?